हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी साथ साथ। तो जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पर अभी DSSB TGT के एग्ज़ाम को लेकर, जो TGT इंग्लिश का एग्ज़ाम है उसका जो अपडेटेड सिलेबस है उसको लेकर हम प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। ठीक है, अभी हमारा जो पार्ट चल रहा है वो है इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश। उसमें हमने RK नारायण के काफ़ी सारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे उन पे हमने प्रैक्टिस सेट लगाए। देन अभी अनीता देसाई के ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको कर रहे हैं। आज ये अनीता देसाई जी के ऊपर लास्ट वीडियो होगी और उसके बाद में अगले जो राइटर गिवन हैं HLB डेरोजियो, ठीक है, इनके दो इंपॉर्टेंट वर्क भी मेंशन किए गए हैं, फ्रीडम टू द स्लेव एंड द ऑर्फन गर्ल। तो इनके बारे में डिटेल जानकारी हम लेंगे और इनके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो आज हम क्या करने वाले हैं, तो आज हम अनीता देसाई के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको करने वाले हैं। इससे पहले भी मैं 2 पार्ट इसके पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ चैनल पे। अगर किसी ने अभी उनको नहीं देखा है तो उन्हें भी जाकर देखिए। उसमें एक पार्ट में तो मैंने अनीता देसाई जी के जो बेसिक क्वेश्चन है उनकी लाइफ से रिलेटेड उनको रखा है, प्लस उनकी डिटेल जानकारी भी उसमें दी है, और साथ ही साथ इनका एक वर्क मेंशन करके दिया हुआ है सिलेबस में, इन कस्टडी। तो इन कस्टडी से रिलेटेड भी एक सेकंड पार्ट में हमने इन कस्टडी जो इनका वर्क है उससे रिलेटेड चर्चा की है और उसके इंपॉर्टेंट MCQs को इंक्लूड किया है। आज ये थर्ड प्रैक्टिस सेट है। इसमें हम अनीता देसाई जी के जो बाकी के इंपॉर्टेंट वर्क हैं उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनते हैं उनको हम देखेंगे कि क्या ये वाले क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट मतलब बन पाएंगे या नहीं एग्जाम में, उस आधार पे देखना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, द फेयरवेल पार्टी इज अ स्टोरी रिटन बाय अनीता देसाई, दिस स्टोरी हैज बीन टेकन फ्रॉम। तो देखो, एक इंपॉर्टेंट वर्क है अनीता देसाई का जिसका नाम है द फेयरवेल पार्टी। ठीक है, द फेयरवेल पार्टी इंपॉर्टेंट वर्क है और ये जो पब्लिश होता है ना, ये पब्लिश होता है 1978 में, ये भी आपको ध्यान रखना है। और साथ ही साथ यहाँ पे पूछा गया है कि ये स्टोरी कहाँ से ली गई है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये सेपरेटली एक वर्क पब्लिश होता है, ये एक स्टोरी है जो शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है अनीता देसाई जी का, उसमें पब्लिश होता है। ठीक है, अब उस शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन का नाम बताना है कि जहां से स्टोरी है द फेयरवेल पार्टी। ऑप्शन है गेम्स एट ट्विलाइट एंड अदर स्टोरीज, क्राई द पिकॉक, फायर ऑन द माउंटेन, इन कस्टडी। तो देखिए, कल की वीडियो में हमने इनका स्टडी किया था, इंपॉर्टेंट वर्क था। फायर ऑन द माउंटेन को आप कैसे याद रख सकते हो कि तो इनके इसी वर्क के लिए अनीता देसाई जी को क्या साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट वर्क है। और यहाँ पर शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन जो है इनका वो है गेम्स, जैसे स्टोरीज से भी आप अंदाजा लगा सकते हो, गेम्स एट ट्विलाइट एंड अदर स्टोरीज। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। गेम्स एट ट्विलाइट एंड अदर स्टोरीज इज द स्टोरी कलेक्शन, और यहां से ही क्या लिया गया है, द फेयरवेल पार्टी जो इनका एक इंपॉर्टेंट स्टोरी है उसको लिया गया है। ठीक है, कब पब्लिश होता है ये भी मैंने बताया, 1978 में ये पब्लिश होता है। मूविंग टू द नेक्स्ट इज गेम्स एट ट्विलाइट एंड अदर स्टोरीज इज पब्लिश्ड इन। तो ये यहाँ पे पूछ ही लिया गया है जो हम अभी जिक्र कर रहे थे कि गेम्स एट ट्विलाइट एंड अदर स्टोरीज कब पब्लिश होता है, 1978 में होता है, जिसका पार्ट ही है कौन सा, द फेयरवेल पार्टी वर्क। ओके, द फेयरवेल पार्टी जो है ना, अगर आप LT ग्रेड की भी तैयारी कर रहे हो तो LT ग्रेड में स्पेशली मेंशन करके दिया हुआ है ये वर्क, द फेयरवेल पार्टी अनीता देसाई का। ठीक है, तो उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा अगर आप LT की भी तैयारी कर रहे हो तो उसमें। इन द फेयरवेल पार्टी अनीता देसाई नरेट्स द स्टोरी ऑफ। तो फेयरवेल पार्टी जो वर्क है इसमें अनीता देसाई कैसी फैमिली की स्टोरी को नरेट करती हुई नजर आ रही हैं। ऑप्शन है अ मिडिल क्लास फैमिली, अ हाई क्लास फैमिली, अ पुअर फैमिली, या फिर नन ऑफ दीज। व्हाट इज द करेक्ट आंसर। मतलब इसमें जो स्टोरी है वो किस फैमिली की है, एक हाई क्लास फैमिली की, एक मिडिल क्लास की, या फिर पुअर फैमिली की। तो यहां पे राइट आंसर है अ मिडिल क्लास फैमिली। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, अ मिडिल क्लास फैमिली की ये स्टोरी होती है। नेक्स्ट इज हु थ्रोज अ फेयरवेल पार्टी। कौन दे रहा है ये फेयरवेल पार्टी, किसने आयोजन किया है इस फेयरवेल पार्टी का, रमन ने, डॉक्टर ने, या फिर बैनर्जी ने, या फिर मिसेस रे ने। ये सारे ही कैरेक्टर द फेयरवेल पार्टी के हैं, तो इसमें से पूछा जा रहा है कि वो कौन है जिसने ये पार्टी रखी है। यस, करेक्ट आंसर है रमन। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, रमन। मूविंग टू द नेक्स्ट,
वेयर इज द पार्टी अरेंज्ड? इस पार्टी की अरेंजमेंट कहाँ पर हुई है? ऑन द लॉन, इन द रूम, इन द हॉल, या फिर नन ऑफ दीज? तो इसका भी आप सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका भी आंसर सीधे सीधे आप क्या लगा दोगे? इन द ऑन द लॉन. ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, ऑन द लॉन. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट इज वेयर इज द पार्टी अरेंज? ये तो हमने कर ही लिया है, नेक्स्ट करते हैं. Yes, next question is the party ends with the sad song of Tagore. This song is sung by. तो पार्टी का एंड कैसे होता है? एक सैड सॉन्ग के साथ होता है. और ये गाना किसके द्वारा गया? मतलब टैगोर का तो ये गाना है, ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा हुआ ये सॉन्ग है. लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा कैरेक्टर उस सॉन्ग को गाता है पार्टी के एंडिंग में? एंड जो होता है वो इस टैगोर जी के सॉन्ग से होता है. ये सॉन्ग कौन गाता है? किसने गाया था ये सॉन्ग उस समय पर, उस पार्टी में? डॉक्टर बैनर्जीज वाइफ, बीना, मिसेस रे, या मिस दत्ता? Yes, correct answer is Dr. Banerjee's wife. Option number 1 is the correct answer. Moving to the next. Next is this the story, the fable party reveals the truth of the upper class executive who do not have. Option है artificial feeling, genuine feeling, both are correct या फिर both are wrong. तो इसकी जो स्टोरी है, द फेयरवेल पार्टी की जो स्टोरी है, ये क्या रिवील कर रही है? कौन सी सच्चाई सामने लाती है? द ट्रूथ ऑफ द अपर क्लास एग्जीक्यूटिव्स हु डू नॉट हैव, जिनके अंदर क्या नहीं है? जेन्युइन फीलिंग्स नहीं है. ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर. मूविंग टू द नेक्स्ट. नेक्स्ट इज D.N. मजूमदार इज द फादर ऑफ. ये भी अच्छा सिंपल सा क्वेश्चन है. हमने इनकी लाइफ के बारे में डिस्कस किया था अनीता देसाई जी की, तो तब आपको पता चली गया था कि D.N. मजूमदार कौन है? अनीता देसाई जी के फादर का नेम है D.N. मजूमदार. मूविंग टू द नेक्स्ट. नेक्स्ट इज बाय बाय ब्लैकबर्ड, वॉइसेस इन द सिटी, क्राई द पिकॉक, द जिगजैग वे, फास्टिंग फीस्टिंग, इन कस्टडी, क्लियर लाइट ऑफ डे, गेम्स ऑफ ट्यूलाइट, फायर ऑन द माउंटेन. इतने सारे वर्क्स के नाम गिवन है. आर सम पॉपुलर वर्क्स ऑफ. ये किसके फेमस वर्क्स है? तो ये भी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. ठीक है, वर्क ध्यान रखने हैं, पूछ लिया जाता है. एक वर्क कोई मेंशन करके दे दिया, बताओ किसका वर्क है. ठीक है, तो किसके हैं ये सारे वर्क? अनीता देसाई के, जिनका नेम ऑप्शन में मेंशन ही नहीं है. ठीक है, तो आप इसे क्रॉस करके नाम क्या लिखोगे? अनीता देसाई. एक सेकेंड. अनीता देसाई. ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट. नेक्स्ट इज व्हाट इज द नेम ऑफ प्रोटैगनिस्ट इन द नॉवल फायर ऑन द माउंटेन? देखिए, इंपॉर्टेंट नॉवल है ये भी, इनका काफ़ी फेमस रहा. और दूसरी बात, इसी के लिए इन्हें क्या मिला है? साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया गया है. तो उसके बिहाफ में भी आपको ध्यान में रखना है. ठीक है, अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मेन प्रोटैगनिस्ट कौन होता है इस वर्क का, फायर ऑन द माउंटेन का? ऑप्शन है नंदा कौल, इला दास, राका, या फिर कैलाश. तो यहां पर जो राइट आंसर होगा वो क्या है? नंदा कौल. ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज वेयर इज द नॉवल फायर ऑन द माउंटेन सेट? इसकी सेटिंग कहाँ की है? कौन से एरिया का यहाँ पे जिक्र किया गया है वो पता होना चाहिए आपको. फायर ऑन द माउंटेन, ठीक है, किस पर्टिकुलर जगह की बात हो रही है? इन द हिमालयाज, इन द सिटी ऑफ दिल्ली, इन द टाउन ऑफ कसौली, या फिर इन द विलेज ऑफ कैरीगननो? तो यहाँ पे जो बात हो रही है वो है इन द टाउन ऑफ कसौली. ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द नॉवल फायर ऑन द माउंटेन? तो इसकी मेन थीम क्या है? इसकी सेंट्रल थीम क्या है फायर ऑन द माउंटेन वर्क की? ऑप्शन है द स्ट्रगल फॉर आइडेंटिटी एंड बिलोंगिंग, the power dynamics of relationship and family, the tension between tradition and modernity, या फिर the search for meaning and purpose? What should be the correct answer? Yes, यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है द पावर
dynamics of relationship and family. Option number B is the correct answer. Next is, who is the young girl that Nanda Kaul befriend in the novel? तो नंदा कौल की जो दोस्त बनती है वो यंग गर्ल कौन है? मेन प्रोटेगोनिस्ट है नंदा कौल, ठीक है। ऑप्शन है इला दास, राका, कैलाश या फिर लीला। यस, राइट आंसर है राका। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज, What is the significance of the fire on the mountain in the novel? तो यहाँ पे फायर का सिग्निफिकेंस पूछा जा रहा है, जैसा कि इसका टाइटल है फायर ऑन द माउंटेन, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इसका क्या महत्व है, फायर का क्या महत्व है नॉवल में। इट सिंबलाइज द डिस्ट्रक्शन ऑफ द पास्ट, इट रिप्रेजेंट द पैशन एंड एनर्जी ऑफ यूथ, इट इज अ मेटाफर फॉर द टर्नऑइल इन नंदा कॉल्स लाइफ, या फिर इट इज अ नेचुरल डिजास्टर दैट इफेक्ट द कैरेक्टर्स। क्या हो सकता है राइट आंसर? किस लिए फायर को सिंबलाइज किया जा सकता है? यस, यहाँ पे जो फायर है ना उसको उसका जो सिग्निफिकेंस है वो है इट इज अ मेटाफर फॉर द टर्मोइल इन द नंदा कॉल्स लाइफ, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज, व्हाट इज नंदा कॉल्स रिलेशनशिप विद हर फैमिली लाइक इन द नॉवल? तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि नंदा कौल के कैसे संबंध थे उसकी फैमिली से। शी इज क्लोज एंड कनेक्टेड विद दैम, शी इज डिस्टेंट एंड disconnected from them, she is struggling to maintain a relationship with them, she has no relationship with them. यस, राइट आंसर है इनके कुछ खास अच्छे संबंध नहीं थे, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? शी इज डिस्टेंट एंड डिस्कनेक्टेड फ्रॉम देम, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज, What is the significance of Raka's presence in Nanda Kaul's life? तो जैसा कि हमने देखा कि ये बहुत ही अच्छे फ्रेंड थे, ठीक है, बेस्ट फ्रेंड था एक तरीके से, तो इसका क्या रोल है, क्या महत्व है राका का नंदा कौल की लाइफ में? शी रिप्रेजेंट्स अ कनेक्शन टू नंदास पास्ट, शी सिंबलाइजेस अ न्यू बिगिनिंग फॉर नंदा, शी इज अ सोर्स ऑफ कंफर्ट एंड सपोर्ट फॉर नंदा, शी इज डिस्ट्रप्शन टू नंदास पीसफुल लाइफ। यस, राइट आंसर है यहाँ पर। किस तरीके से सिंबलाइज किया गया है? राका जो है, यस, राइट आंसर है शी सिंबलाइज अ न्यू बिगिनिंग फॉर नंदा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज, हाउ डज द नॉवल एक्सप्लोर द थीम ऑफ आइडेंटिटी? तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे किस नॉवल की बात चल रही है? अभी फायर ऑन द माउंटेन जो वर्क है अनीता देसाई जी का, उसकी बात चल रही है, उसी के ये क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो हाउ डज द नॉवल एक्सप्लोर द थीम ऑफ आइडेंटिटी? तो यहाँ पर जैसा कि हमने देखा कि अनीता देसाई जी के ज्यादातर जो नॉवल्स हैं उसमें जो मेन थीम रही है वो आइडेंटिटी की रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आइडेंटिटी का क्या सिग्निफिकेंस है, ठीक है, इसकी थीम कैसे इसको मतलब सपोर्ट करती है एक तरीके से। थ्रो नंदा स्ट्रगल टू फाइंड हर सेल्फ, थ्रो राका's search for her own identity, through the contrast between Nanda and Raka's identities, या फिर through the exploration of culture and societal expectations। तो किस तरीके से आइडेंटिटी की थीम को जस्टिफाई करेंगे हम इस वर्क में? यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है थ्रू नंदाज स्ट्रगल टू फाइंड हर सेल्फ, ठीक है। किसके द्वारा? कि जो मेन प्रोटेगोनिस्ट है उसका जो स्ट्रगल है खुद की एक पहचान बनाने का, खुद को फाइंड आउट करने का, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो यही थीम क्या हो जाएगी? थीम ऑफ आइडेंटिटी हो जाएगी। नेक्स्ट इज, व्हाट इज नंदा कॉल्स एटीट्यूड टुवर्ड हर लाइफ इन द नॉवल? तो नंदा कॉल का खुद का कैसा एटीट्यूड है अपनी लाइफ को लेकर, उसकी खुद की क्या विचारधारा है? शी इज कंटेंट एंड सेटिस्फाइड, शी इज restless and searching, she is bitter and resentful, she is detached and indifferent। यस, वो बहुत ही ज्यादा क्या है? रेस्टलेस है, मतलब वो सेटिस्फाइड नहीं है अपने एट प्रेजेंट वाली लाइफ से, बहुत ज्यादा रेस्टलेस है एंड सर्चिंग, आगे वो फाइंड आउट कर रही है चीजों को, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल फायर ऑन द माउंटेन? अब जो ये टाइटल गिवन है इसका क्या महत्व है फायर ऑन द माउंटेन का? इट सिंबलाइजेस द पैशन एंड एनर्जी ऑफ यूथ,
It represents the turmoil and upheaval in Nanda's life. It is a metaphor for the destructive power of nature. It is a reference to a specific event in the novel. तो बताइए, जो फायर ऑन द माउंटेन जो ये जो टाइटल है इसका क्या सिग्निफिकेंस है? यस, राइट आंसर क्या है? इट रिप्रेजेंट द टर्मोइल एंड अपहेवल इन नंदाज लाइफ. ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज What is the name of the protagonist in the novel Cry the Peacock? अब यहाँ से देखो, फायर ऑन द माउंटेन के हमने कुछ क्वेश्चंस देखे. अब यहाँ से आपके क्राई द पिकॉक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको देखते हैं. तो मेन प्रोटेगोनिस्ट कौन है क्राई द पिकॉक में? माया, गौतम, अर्जुन, सुधा. ये सुधा. तो मेन प्रोटेगोनिस्ट है माया. ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, माया. मूविंग टू द नेक्स्ट. What is the central theme of the novel Cry the Peacock? इसकी मेन या सेंट्रल थीम क्या होती है Cry the Peacock की? द स्ट्रगल फॉर आइडेंटिटी एंड बिलोंगिंग्स, जो कि हर वर्क की ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द वर्क की थीम रही है अनीता देसाई जी के. या फिर द पावर डायनेमिक्स ऑफ रिलेशनशिप एंड फैमिली, द टेंशन बिटवीन ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी, या फिर द सर्च फॉर मीनिंग एंड पर्पस. क्राई द पिकॉक की क्या मेन थीम है? यस, यही मेन थीम है जो हमेशा यूजुअली और वर्क्स की भी रही है, द स्ट्रगल फॉर आइडेंटिटी एंड बिलोंगिंग. ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज व्हाट इज माया's रिलेशनशिप विद हर हस्बैंड गौतम लाइक इन द नॉवल? किस तरीके का रिलेशनशिप है माया और उसके हस्बैंड गौतम के बीच में? They are deeply in love and connected. They are distant and disconnected. They are struggling to maintain a relationship. They have a toxic and abusive relationship. तो जब आप इसकी समरी पढ़ोगे तो उससे भी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे. ठीक है, क्राई द पिकॉक अच्छा वर्क है. यस, उनका जो रिलेशनशिप है वो खासा बहुत अच्छा नहीं है. तो क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर? दे आर डिस्टेंट एंड डिस्कनेक्टेड. ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द पिकॉक इन द नॉवल? अब देखो टाइटल में क्या आ रहा है, क्राई द पिकॉक. ठीक है, तो यहाँ जो वर्ड आया है पिकॉक, इसका क्या महत्व है नॉवल में? इट सिंबलाइजेस ब्यूटी एंड ग्रेस. It represents the fragility of life. It is a metaphor for Maya's inner turmoil, या फिर it is a symbol of good luck and prosperity. किस चीज को सिंबलाइज करता हुआ नजर आता है यहाँ पे पिकॉक? यस, ये भी एक क्या है, मेटाफर की तरह यूज किया गया है. किसके लिए? माया की जो लाइफ है, मेन जो प्रोटेगोनिस्ट है माया, उसकी जो इनर टर्मोइल है उसको रिप्रेजेंट करता है. इट इज अ मेटाफर फॉर मायाज इनर टर्मोइल. ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. जो उसके डीप थॉट्स हैं उनको रिप्रेजेंट करता है. हाउ डज द नॉवल एक्सप्लोर द थीम ऑफ आइडेंटिटी? अब यहाँ पे भी यही सेम क्वेश्चन पूछ लिया गया है जो अभी हमने उसके लिए देखा था. फायर ऑन द माउंटेन में आइडेंटिटी को किस तरीके से एक्सप्लोर करता है, मतलब थीम ऑफ आइडेंटिटी कैसे जस्टिफाई करेंगे हम? ऑप्शन है थ्रू द मायाज स्ट्रगल टू फाइंड हर सेल्फ, सुटेबल लग रहा है. नेक्स्ट, थ्रू गौतम's सर्च फॉर हिज ओन आइडेंटिटी. नेक्स्ट इज थ्रू द कंट्रास्ट बिटवीन माया एंड गौतम्स आइडेंटिटीज, या फिर थ्रू द एक्सप्लोरेशन ऑफ कल्चर एंड सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस. तो थीम ऑफ आइडेंटिटी को कैसे जस्टिफाई करेंगे? थ्रू मायाज स्ट्रगल टू फाइंड हर सेल्फ. ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज व्हाट इज मायाज एटीट्यूड टुवर्ड हर मैरिज इन नॉवल? तो माया का क्या एटीट्यूड है अपनी मैरिज को लेकर नॉवल में? शी इज कंटेंट एंड सेटिस्फाइड, शी इज रेस्टलेस एंड सर्चिंग, शी इज बिटर एंड रिजेंटफुल, शी इज डिटैच्ड एंड इंडिफरेंट. यस, यहाँ पर भी सेम ही थीम है, शी इज रेस्टलेस एंड सर्चिंग. नेक्स्ट इज हाउ डज गौतम्स कैरेक्टर इन्फ्लुएंस मायाज लाइफ इन नॉवल? तो जैसा कि आपको पता ही है कि माया का हस्बैंड होता है गौतम. तो गौतम का जो कैरेक्टर है, उसका जो नेचर है, वो कैसे इन्फ्लुएंस करता है माया के लाइफ को?
he provides emotional support and stability, he is distant and uninvolved, he is controlling and manipulative, या फिर he is absent and unimportant. Yes, किस तरीके से रिप्रेजेंट करता है? He is distant and uninvolved. ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज, हाउ मेनी चिल्ड्रन डज अनीता देसाई हैव? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनके वर्क से रिलेटेड नहीं है, ये उनकी लाइफ से रिलेटेड है. अनीता देसाई के कितने चिल्ड्रन हैं? तो 3. ठीक है, जिनमें से 2 डॉटर्स हैं. अब ये क्यों पूछ लिया जाता है? क्योंकि इनकी जो डॉटर है, एक डॉटर जो है वो बहुत ही एक फेमस राइटर हैं. ठीक है, तो उनका नाम आपको पता ही है. इनकी 2 डॉटर्स हैं, एक है किरण देसाई. ठीक है, किरण देसाई, और दूसरी बेटी का नाम है राधिका, राधिका देसाई. ठीक है, और एक इनका सन है. ठीक है, सन का नाम है राहुल, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं. ओके, नेक्स्ट इज, व्हाट अवार्ड डिड अनीता देसाई विन फॉर हर नॉवल द ब्लेज बाय द सी? तो बताइए, यहाँ पे ये नहीं देखना है कि अनीता देसाई ने कौन सा अवार्ड जीता है, हमें वर्क को ध्यान में रखते हुए देखना है कि द ब्लेज बाय द सी, इस वर्क के लिए अनीता देसाई को कौन सा अवार्ड मिला है. ठीक है, बुकर प्राइज है, साहित्य अकेडमी अवार्ड है, नेशनल बुक अवार्ड है, या फिर गार्डियन चिल्ड्रंस फिक्शन प्राइज है. यस, क्या होगा राइट आंसर? हालांकि इन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला है फायर ऑन द माउंटेन के लिए, लेकिन द ब्लेज बाय द सी इस वर्क के लिए इन्हें मिला है गार्डियन चिल्ड्रंस फिक्शन प्राइज. ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्रेज अ स्टिल लेक ऑफ इंकी ग्रास अपीयर्स इन. तो ये जो फ्रेज है, अ स्टिल लेक ऑफ इंकी ग्रास, ये कौन से वर्क में हमें देखने को मिलती है ये वाली फ्रेज? ऑप्शन है द फ्लाई, द लास्ट लीफ, द फेयरवेल पार्टी, इन कस्टडी. यस, ये जो फ्रेज है वो द फेयरवेल पार्टी से ही ली गई है. ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज, अश्विन देसाई इज द हस्बैंड ऑफ. ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, तो यहाँ से आपको इनके हस्बैंड का नेम भी याद हो जाएगा. अनीता देसाई के हस्बैंड नहीं है. ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज, द फ्रेज glazed with tears that were compounded equally of drink, relief and regret appear in. ये जो फ्रेज है ये कहाँ हमें देखने को मिलती है? द फ्लाई में, द लास्ट लीफ में, द फेयरवेल पार्टी में, या फिर इन कस्टडी में? तो ये वाली फ्रेज भी कहाँ है? द फेयरवेल पार्टी में. ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर. ओके देन, आज के लिए हम इतना ही रखेंगे. अनीता देसाई जी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे उनको हमने किया. अब नेक्स्ट आपको पता ही है, हम अगले राइटर पे मूव ऑन करेंगे, जो कि अगर हम सिलेबस के अकॉर्डिंग देखें तो HLB डोरोजियो हैं वो. ठीक है, तो इनके 2 इंपॉर्टेंट वर्क हैं. मैं कोशिश करूंगी कि एक ही वीडियो में इनको कंप्लीट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको इंक्लूड कर लिया जाए. ठीक है, अलग अलग पार्ट ना बना के एक ही वीडियो में सबको कंबाइन कर लिया जाए. फिर नेक्स्ट आपके कमला दास हैं, उनको करेंगे. ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग. कीप लर्निंग एंड कीप सपोर्टिंग मी. थैंक यू.